हेलो बच्चों। तो आज MT10 का केमिस्ट्री के जो पार्ट का सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से पहले ऑर्गेनिक का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए आपसे क्या पूछा गया है। इसमें इसमें आप बेटा ध्यान से देखेंगे तो पहले आपको यहाँ दिखेगा कीटोन। ये क्या है अपने पास? कीटोन। कीटोन से क्या बना रखा है इन्होंने? एल्कोहल। यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रखा है और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रखा है, डबल बॉन्ड हटा के। यानी कि ये प्रोसेस कौन सी हुई? रिडक्शन प्रोसेस। तो कीटोन से अल्कोहल बनाने के लिए जो रिडक्शन प्रोसेस है उसमें पूछा है कि रिएजेंट कौन सा होगा। तो रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी काम में ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी काम में ले सकते हैं, निकल H2 भी ले सकते हैं। यानी कि तीनों रिएजेंट काम में लिए जा सकते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो 46 में अपना जो रिएजेंट आएगा वो तीनों आ सकते हैं ABC, इसलिए अपना करेक्ट आंसर जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। तो यहाँ देखिए हमें यहाँ पे क्या देखिए ना बेटा, यहाँ पर अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड और हमें यहाँ बना रखा है इसका क्या? एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो एल्कोहल बनेगा। क्या है यानी कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम में लिया जा सकता है? तो देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, बिल्कुल काम में ले सकते हैं। यहाँ पर अपने पास बेटा क्या है? सोडियम बोरोहाइड्रेट। तो सोडियम बोरोहाइड्रेट जो है NaBH4 वो सभी का रिडक्शन नहीं करता, वो कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड इन सब का रिडक्शन करता है, एसिड का नहीं करता, यानी कि ये काम में नहीं लिया जा सकता। रेड पी जो HI है वो हमारे यहाँ पर एल्कोहल नहीं बना के क्या बनाता है? एल्केन बनाता है। एल्केन हमें क्या बनाना है? एल्कोहल, यानी कि ये भी काम में नहीं लिया जा सकता। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला करेक्ट है, बी नहीं काम में ले सकते। तो बोथ ए एंड बी तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। इसका राइट आंसर होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि ए आंसर होगा इसका करेक्ट, 47 का ए। 48 में पूछा है लुकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, यानी कि लुकास टेस्ट जो है वो किस काम में आता है? तो लुकास टेस्ट जो है बेटा वो एल्कोहल्स को अलग अलग करने में काम में आता है। यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर इनको आपको अलग अलग करना है, हमें बताना है एक बीकर में कि कितने डिग्री अल्कोहल है, इसके लिए हमें काम में लेना पड़ेगा लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट क्या करेगा? 3 डिग्री वाला अपने पास प्रोडक्ट बनेगा 2 डिग्री का धीरे, 1 डिग्री का बहुत स्लो बनता है, हीट करने पर आधा घंटा लगता है। यानी कि एल्कोहल्स को 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिफरेंशिएट करने के काम में आता है लुकास टेस्ट। तो 48 का आंसर हो जाएगा राइट सी। क्वेश्चन नंबर 49 में यहाँ पर अपने पास एल्कीन है। एल्कीन के बाद हमें ओजोनोलाइसिस करवा रखा है। तो देखिए एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से कट लग के लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन आ जाएगा, एक राइट साइड में ऑक्सीजन आ जाएगा। यानी कि ये जो ए पूछा है बेटा ये अपने पास आ जाएगा HO प्लस HCHO, ये है अपने पास ए वाला। लेकिन हमें पूछा क्या है? प्रोडक्ट बी। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एक स्टेप और दे रखी है, उस स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 जो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो बेटा क्या बनेगा? तो देखिए अगर इनका रिडक्शन करेंगे आप LiAlH4 से तो अपने पास आंसर जो है वो आएगा डी। कैसे? RCHO का रिडक्शन करेंगे तो RCH2OH एल्कोहल बन गया। HCHO एक कार्बन है, एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो एक कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। यानी कि ये राइट आंसर होगा अपना डी, 49 का डी करेक्ट आंसर होगा। ए नहीं पूछा हमें, बी पूछा है, यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन भी करना पड़ेगा। तो जो भी एल्डिहाइड बनेंगे उनका रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा? वो एल्कोहल बन जाएगा। यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है 49 का। 50 में पूछा है विच वन इज मोस्ट विस्कस, यानी कि विस्कोसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? हिंदी में बोलते हैं श्यानता, किसकी श्यानता सबसे अधिक है? तो विस्कोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है बेटा किसके? हाइड्रोजन बॉन्ड के। यानी कि जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी। तो करेंगे तो जितने OH ज्यादा ग्रुप होंगे, एक OH ग्रुप है, यहाँ 2 OH ग्रुप है, यहाँ पर देखना बेटा सी में 3 OH ग्रुप है। तो जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज्यादा विस्कोसिटी होगा। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 450 का सी आंसर होगा। 51 में देखिए अपने पास बेटा एक तो है एल्कोहल और एक है ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड, और H प्लस की प्रेजेंस में इनके रिएक्शन कराएंगे तो बनने वाला है एस्टर। तो एस्टर बनता है तो होगा क्या? ये जो एल्कोहल है ये न्यूक्लियोफिलिक बिहेव करेगा, डेल पॉजिटिव कैरेक्टर यहाँ पर ये अटैक करता है। यानी कि जब ये रिएक्शन होगी बेटा तो ये R-O, एल्कोहल से तो इतना पार्ट आएगा। अब देखिए ये O18 वाला है, इसका आइसोटोप है, और एसिड से अपने पास आएगा RCO, और एल्कोहल से आता है RO। यानी कि ये वाला अपने पास पोर्शन आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये R। देखिए एल्कोहल में R डैश काम में ले रखा है और एसिड में R काम में ले रखा है, इसका जरूर ध्यान रखें। एल्कोहल है यानी कि ये दोनों अलग अलग
कार्बन की चेन है, सेम नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए अपने पास कौन सा है बेटा। साथ में जो H2 निकला है उसमें से ये OH है, ये 16 वाला ही है, तो ये साथ में आ जाएगा अपने पास H2O जिसमें ऑक्सीजन होगा 16। तो ऐसा ऑप्शन बेटा ध्यान से देखेंगे, R-O-C-O-R, R-O-C, ये नहीं है, ये देखिए ये रहा बेटा R-O फिर C-O-R, ये वाला जो ऑप्शन है बेटा ध्यान से आप मैच करेंगे तो R-C-O-O-R-, इसी को इन्होंने पलट के लिखा हुआ है, ये देखेंगे ए ऑप्शन। तो 51 का हो जाएगा ए राइट आंसर। 52 में पूछा है फिनोल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अल्कोहल, यानी कि फिनोल और अल्कोहल को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि कब कौन फिनोल है कौन अल्कोहल। तो इसके लिए बेटा आपको याद ही रखना है न्यूट्रल FeCl3, FeCl3 के साथ फिनोल की रिएक्शन हो जाती है लेकिन अल्कोहल की नहीं होती। तो इसका राइट आंसर होगा ए 52 का। ये बिल्कुल याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्कोहल और फिनोल को अलग करने के लिए FeCl3 काम में लिया जाता है। 53 में देखिए ये अपने पास क्या है, एनिसोल और इसकी रिएक्शन करवा रखी है ये फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो देखिए बेटा ये रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो एडिशन रिएक्शन ना देके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से आपको क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखिए अपने पास यहाँ पर क्या है, CH3Br है और इसके साथ में लुईस एसिड दे रखा है, ये अल्काइल हैलाइड है और इसके साथ में क्या दे रखा है आपको, FeBr3। क्या है ये, यहाँ से CH प्लस क्रिएट करेगा, माइनस करेगा, माइनस ये यहाँ पर अपने पास लुईस एसिड ले जाएगा इसको और ये क्या बन जाएगा, FeBr4 माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट हुआ अपने पास, CH3। अब ये कहाँ जुड़ेगा, तो देखिए इसके पास लोन पेयर है OCH3 में, तो इसका इफेक्ट कौन सा होता है, प्लस M इफेक्ट OCH3 का। तो प्लस M इफेक्ट है, यानी कि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब ऑर्थो पे क्राउडिंग होगी तो मेजर प्रोडक्ट पूछा है, तो मेजर प्रोडक्ट और पैरा, तो OCH3 के पैरा पे हमें CH3 जोड़ना है। ये ऑर्थो पे जोड़ रखा है, यहाँ तो Br जोड़ रखा है, बिल्कुल गलत है, Br जुड़ेगा ही नहीं। कौन जुड़ेगा, CH3 पैरा पे जुड़ेगा। तो ये रहा बेटा, इसके पैरा पे क्या जोड़ रखा है इन्होंने, CH3, हाइड्रोजन हटा के CH3, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 53 का आंसर होगा डी। 54 में देखिए क्या दे रखा है अपने पास, CO, ये ईथर दे रखा है, मिथाइल इथाइल ईथर जो है, इथाइल मिथाइल HI के साथ करवा रखी है। तो इसकी रिएक्शन HI के साथ करवाएंगे तो पहले तो हमें एक अल्कोहल मिलेगा और एक एल्डिहाइड मिलेगा। तो पहले तो इस स्टेप में होगा ये अपने पास, यहाँ से जो H प्लस आएगा और ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H प्लस की तरफ ट्रांसफर होगी, तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव। अब अपने पास I माइनस क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पे क्राउडिंग कम है, इस पे क्राउडिंग ज्यादा है, यानी कि I माइनस इस पे अटैक करके इसको यहाँ से अलग कर देगा। यानी एक तो अपने पास आ जाएगा CH3I आयोडीन आयोडाइड और एक आ जाएगा अपने पास एथेनॉल। लेकिन एक चीज ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये तो आंसर आ गया अपने पास, लेकिन इसकी भी रिएक्शन हमें फिर से किसके साथ करवानी है, HI के साथ। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये H2O बाहर निकलेगा और यहाँ आयोडीन जुड़ जाएगा, तो ये 2 कार्बन का अपने पास बन जाएगा आयोडाइड, यानी कि एक तो मिथाइल आयोडाइड और एक इथाइल आयोडाइड। ऐसा देखें तो ये सी ऑप्शन है, देखिए मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड, ये आएगा सी। 54 का सी करेक्ट आंसर है। 55 देखें बेटा ध्यान से, ये है अपने पास सीक्वेंशियल रिएक्शन है। पहले स्टेप में देखा बेटा क्या अपने पास बेंजीन है और HNO3 H2SO4 है, ये दोनों क्या कहलाते हैं, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, यानी कि करेंगे तो यहाँ पर X जो आएगा बेटा अपने पास वो आएगा ये, तो बेंजीन का नाइट्रोशन करेंगे तो X जो है वो ये बनेगा, क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रो बेंजीन। बेंजीन के नाइट्रेशन से बनेगा नाइट्रो बेंजीन। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, SnHCl, यानी कि रिडक्शन करेगा। तो अगर बेटा इसका आप रिडक्शन करोगे SnHCl के साथ तो आपको मिलेगा एनिलीन, यानी कि ये क्या बन गया अपने पास Y, ये क्या है बेटा X है ना। तो बनेगा नाइट्रोबेंजीन, फिर आप रिडक्शन करोगे तो बनेगा आपके पास ये एनिलीन, Y आ गया। इसमें देखिए आपको बेटा ये NaNO2HCl जो है, इसमें इसकी रिएक्शन अगर आप कराओगे NaNO2HCl या फिर HNO2 से, तो ये बन जाएगा अपने पास बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट जो है, BDS जिसको बोलते हैं हम,
वो बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा अपने पास N2 प्लस और Cl माइनस, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम बोलते हैं बेटा इसको? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। ये बन गया अपने पास Z। ठीक है, Z के बाद हमें क्या दे रखा है लास्ट स्टेप में? H2। तो इसकी जब रिएक्शन H2O से कराते हैं तो बेटा बनता है फिनोल। ये लास्ट स्टेप अपने पास Z से A पूछा है, A क्या है यानी कि लास्ट प्रोडक्ट क्या है, तो वो आएगा बेटा आपका फिनोल। यानी कि 55 में यहाँ से नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करोगे तो एनिलीन बनेगा, एनिलीन में Na-NO2HCl से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन तो ये N2 को सब्स्टिट्यूट कर देता है और यहाँ पे OH लग जाता है यानी कि फिनोल बन जाता है। तो D इसका करेक्ट आंसर होगा 55 का। Which of the following gives aldol condensation reaction? 56 में पूछा है aldol condensation reaction कौन देगा। तो देखिए aldol condensation reaction के लिए अपने पास ये कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए और इसके पास में अल्फा, किसी भी साइड में अल्फा sp3 कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए ये तो क्या है अपने पास C6H5OH, ये तो फिनोल है अपने पास, फिनोल में कार्बोनिल, यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है लेकिन इसके अगल बगल में देखिए क्या जुड़ा हुआ है? ये बेंजीन जुड़ा हुआ है। तो बेंजीन जुड़ा हुआ है तो इसमें sp3 कार्बन ही नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं मिलेगा, तो ये रिएक्शन नहीं दे सकता। इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये अल्फा पोजीशन पे 3 CH3 जुड़े हुए हैं, हमें अल्फा कार्बन पे क्या चाहिए? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर तो ये CH3 जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसमें अपने पास अल्फा कार्बन कौन सा होगा इसके रेस्पेक्ट में? ये। तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन है? नहीं है, इसका मतलब ये भी काम में नहीं ले सकते, यहाँ भी एल्डोल रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, ये कार्बन के पड़ोस में ये अल्फा कार्बन पे आपको 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी यानी कि सी इसका राइट आंसर होगा 56 का। 57 में देखिए लैंग्वेज दे रखी है आपको कि बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम बेंजोएट इज ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन बेंजल्डिहाइड। यानी कि ये ऐसे बोल रहा है भाई कि एक बेंजल्डिहाइड जो है उसकी रिएक्शन आप करवाते हो किससे? कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया? NaOH। तो ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए बेटा। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? कैनिजारो रिएक्शन होती है। उसने प्रोडक्ट भी दे रखा है आपको, क्या क्या दे रखा है? एक तो बना रख देगा CH2OH यानी कि ये तो हो गया बेंजाइल अल्कोहल। एक तो रिडक्शन वाला प्रोडक्ट आता है और एक ऑक्सीडेशन वाला प्रोडक्ट आता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एसिड बनता है, एसिड का सोल्ट बनता है। पहले एसिड का सोल्ट बनेगा, उसके बाद क्या बनता है? एसिड। अगर यहाँ से H+ दे दो तो ये पूछा है इस रिएक्शन का नाम क्या है। का नाम अगर ये आपको सीधा लिखित में दे रखा होता तो आप जल्दी पहचान जाते, लेकिन लैंग्वेज में लिखा है तो आपको पता होना चाहिए। ये होता है बेंजाइल अल्कोहल, ये होता है बेंजल्डिहाइड और ये क्या है? एसिड का सोल्ट है, किसका? बेंजोइक एसिड का। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोएट। तो ये रिएक्शन जो है बेटा वो क्या कहलाती है? कैनिजारो रिएक्शन। तो 57 का राइट आंसर होगा बी, कैनिजारो रिएक्शन। 58 which of the following compound will exhibit positive Fehling as well as iodoform test? Fehling test और आइडोफॉर्म भी देना है। तो देखिए बना लेते हैं स्ट्रक्चर। मैथेनल क्या होता है? मैथ यानी एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड बना दिया। एथेनल इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन का एल्कोहल, तो ये बन गया CH3 CH2 और ये आ गया OH। तीसरा है प्रोपेनॉन, तो 3 कार्बन का कीटोन। एथेनल यानी कि 2 कार्बन और उसके ऊपर एल्डिहाइड। देखिए बेटा हमें क्या चेक करना है? फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट जो है वो कौन देगा? एल्डिहाइड, यानी कि ये कीटोन नहीं दे सकता, ये एल्डिहाइड दे सकता है। फेलिंग टेस्ट ये देगा, ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। उसके बाद ये एल्डिहाइड है तो फेलिंग टेस्ट दे देगा। ये क्या है अपने पास? ना तो ये एल्डिहाइड है, क्या है ये? अल्कोहल है, तो ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए बेटा। अब हमें क्या चेक करना है? आइडोफॉर्म टेस्ट भी देना है। तो देखिए इसमें CH3 ग्रुप नहीं है साइड में, अगर मिथाइल ग्रुप होता, जो कि इसमें देखिए ध्यान से ये रहा मिथाइल ग्रुप, जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। तो हमें ऐसा ही चाहिए कि आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे और फेलिंग टेस्ट भी दे, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता। CO के अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, यानी CH3 होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है। तो 58 का करेक्ट आंसर होगा डी। 59 में देखिए क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 59।
फॉलोइंग सीक्वेंस पूछी है तो CH3Br में आपको माइनस, कार्बन पे माइनस आएगा, तो ये रिएक्शन करेंगे तो ए पूछा है तो ए बन जाएगा अपने पास CH3Cn। SN2 रिएक्शन है, ये जो Cn माइनस है ये इस पे अटैक करके Br को बाहर कर देगा, यानी कि सब्सटीट्यूशन कर देगा। NSR रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, नाभिक ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो साइनाइड जो है वो Br को हटा देगा, तो ये बन गया अपने पास A। इसके बाद हमें देखा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पर बन जाएगा यानी कि CH3 और Cn का बन जाएगा COOH, ये बन गया अपने पास B। उसके बाद हमें देखा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 ईथर, यानी कि ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल। कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन का एल्कोहल बना दो, CH3 CH2OH। ऑप्शन में ढूंढो, ऐसा दे रखा है क्या, नाम दे रखे हैं, यानी इसका नाम बताओ बेटा क्या है यहाँ पे, CH3 CH2OH, यानी कि इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। क्या इथेनॉल नहीं दे रखा, कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल एल्कोहल, ये दे रखा इथाइल एल्कोहल। एसीटोन नहीं है, मिथाइन नहीं है, एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड नहीं है, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर होगा 59 का, इथाइल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए बेटा क्या बोला है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड गिव, बेंजोइक एसिड का नाइट्रेशन कराना है, तो बेंजोइक एसिड जो है उसको बना लीजिए बेंजोइक एसिड, और इसका नाइट्रेशन कराना है, तो इसका जब नाइट्रेशन करवाएंगे तो COOH से पूछा जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टर है इसका। तो COOH का इफेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है, -I और -M, तो -M इफेक्ट है, इसका मतलब ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टर, यानी कि ये बताएगा NO2 को कि कहाँ पर सब्सटीट्यूट होना है, कौन से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करना है, मेटा वाले को, यानी कि इसका जो मेजर प्रोडक्ट आएगा उसमें मेटा पोजीशन पे हाइड्रोजन की जगह NO2, ये रिएक्शन हो गई ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब इसने क्या दे रखा है, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव, ऑर्थो पैरा नहीं आएंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है COOH, तो ये मेटा प्रोडक्ट आएगा, यानी कि ए जो है पहला असर्शन जो दे रखा है वो गलत है। बी देखिए क्या दे रखा है, कार्बोक्सिल ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड -M लगाता है, -I लगाता है, यानी कि ये डीएक्टिवेट, ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि रीजन जो है वो आर जो है दूसरा ऑप्शन वो करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए C, D, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू, बिल्कुल सही बात है। ए वाले में इन्होंने बोला है ऑर्थोपैरा नहीं बनेगा, मेटा बनेगा, तो इसका मतलब ये वाला ए जो है वो गलत है, और ये वाला जो लिखा हुआ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ये बिल्कुल सही है, तो ए गलत है, बी सही है, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। यहीं तक था क्वेश्चन नंबर 60 तक। गुड आफ्टरनून बच्चों, आपका जो टेस्ट हुआ है 10 MD10 उसका जो फिजिकल का सॉल्यूशन है वो मैं लेके आया हूँ, आई एम राजेंद्र शर्मा, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन दिया है 61, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए 0.52 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, इज सप्लाइड, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल का हमें निकालना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या है कि 5.2 मोलल, तो 5.2 मोलल सॉल्यूशन मींस क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा मोलल सॉल्यूशन मींस होगा 5.2 मोल, है ना, ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg, यानी कि 1000 ग्राम वाटर, ये होगा ना बच्चों। सॉल्वेंट का वेट कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं नंबर ऑफ मोल्स वाटर निकाल लूंगा, है ना, 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर जो कि 18 होता है, तो ये आ जाएगा 55.55, ठीक है। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, किस किस का, सॉल्यूट का तो कितना है 5.2 है, सॉल्वेंट का कितना आ गया 55.55 आ गया। तो अब मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूं, मिथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन में यहां पर निकाल लूंगा, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है सॉल्यूट कितना है 5.2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स वाटर का कितना आया मेरे पास, सॉल्वेंट का 55 प्लस सॉल्यूट का कितना दे रखा है 5.2, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.086, ठीक है, 0.086
0.86 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई? तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हमारा आ जाएगा बी। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोलिकुलर मास 60 ग्राम that must be added to 180 gram of water so that the vapor pressure of water is lowered by 10%। ठीक है, 10% जो है भाई 10%, इसका मतलब अगर हमारे पास जो है P नोड यहां पर मैं ले लेता हूं 100% वेपर प्रेशर है ना सॉल्वेंट का, ठीक है, और तो P नोड माइनस पी एच कितना कितना भाव हो जाना चाहिए? 10 हो जाना चाहिए। ठीक है, और अब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हम कैसे करते हैं? P नोड, ठीक है ना, माइनस पी एस अपॉन P नोड इक्वल टू, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को, ठीक है, सॉल्यूट का क्या लिख सकता हूं बता दो यार। ठीक है, एन और ये कैपिटल एन, क्योंकि एन प्लस एन तो हम क्या मान लेते हैं? लगभग एन के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन एम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या करेंगे? एम जो है वो क्या? सॉल्वेंट मोलर मास है ना, और वेट ऑफ क्या बेटा जी? सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास जो है वो बन गया। तो अब हम इस पर क्या करेंगे? देखो जरा, इसको हम और आगे जो है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, करके देख लो इसको। हाँ, तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा? P नोड माइनस पी एस। P नोड माइनस पी एस ध्यान ले रहा हूं मैं, ध्यान देना। P नोड माइनस पी एस जो है वो कितना हो गया? P नोड माइनस पी एस कितना आ जाएगा? 10। P नोड तो 100 है सही, तो 10 अपॉन 100 इक्वल टू, ठीक है, W सॉल्यूट जो है वो हमें जो है वो निकालना है। ठीक है, तो उसको मान लेंगे हम कितना? X मान लेते हैं। ठीक है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है आपको, देखो 60 ग्राम दे रखा है, नहीं दे रखा? दे रखा है ना। ठीक है, तो ये 60 ले लेंगे। ठीक है, और अब देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है? 180 ग्राम है, तो यहां पर हम कर लेंगे इसको 18 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों? 180 हो जाएगा। हाँ या ना बताओ? ठीक है ना, तो अब हम जो है इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ध्यान से देखना क्या हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू, ठीक है, 100 इंटू 60 अपॉन 100। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 ग्राम पर ये आ जाएगा, 6 ग्राम आ जाएगा, 60 ग्राम। ठीक है, आगे समझ में? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हमारे पास हो जाएगा, 62 का आंसर हो जाएगा बी। आगे ले लें अगला क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 20 ml of an aqueous solution of a protein contains, ठीक है, it's 0.12 gram. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 2.7 into 10 to the power minus 3 bar. ठीक है, the molar mass of protein will be, और R का वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखा है। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमें निकालना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो होता है पाई इक्वल टू CRT। C मतलब कंसंट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ लो, यहाँ प्रोटीन है, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा ना डिसोसिएशन होगा, तो वांटा फैक्टर लेने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। तो CRT से जो है वो हम यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पर जो है वो हम ले लेंगे। ठीक है, अब C इक्वल टू कितना होता है भाई बता दो? N/V होता है ना, और तो मैं यहाँ क्या करूंगा? पाई इक्वल टू हो जाएगा N/V RT। क्लियरिटी है? अब जो है वो N नंबर ऑफ मोल्स है, तो वेट गिवन वेट अपॉन मोलर मास है ना, होता है ना मोलर मास, तो ये mm लिख दिया मैंने मोलर मास। तो अब मैं और क्या कर सकता हूं यहाँ पर बताओ? यहाँ पर पाई इक्वल टू मैं कर सकता हूं W, यानी कि गिवन वेट, ठीक है, यानी कि वेट जो होगा सॉल्यूट प्रोटीन का वेट जो होगा वो, और डिवाइडेड बाय क्या करूंगा मैं यहाँ पर? मोलर मास ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इनटू इसको मैं लिख देता हूं 1/V। ठीक है, और ऊपर कर देता हूं मैं क्या? RT। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को मैंने क्या किया? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर देखो, अब मैं इसको जो है थोड़ा सा इसको
आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। अब ध्यान से देखने पर आपको देखोगे यहाँ पर कि मेरे पास जो आया वो क्या क्या आ गया, मेरे पास जो आया वो आया हमारे पास पाई जो है पाई WM1/V/T, ठीक है। तो उस कंडीशंस में अब हम जो है वो क्या करने वाले हैं, वैल्यू पुट करने वाले हैं। कर दो वैल्यू पुट, ठीक है। क्या निकालना है, देखो मोलर मास निकालना है ना मुझे, यहाँ पर मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास जो हो जाएगा, मोलर मास M ले लो या कैपिटल M, मैंने कैपिटल M लिया है, ठीक है। क्या हो जाएगा W पाई 1/V और RT, दिख रहा है ना आपको बराबर, ठीक है ना। तो जो है मैं इसको यहाँ पर इस प्रकार ले लेता हूं, ठीक है। चलो तो मोलर मास जो है, मोलर मास मेरे पास हो जाएगा कितना, फाइंड आउट कर लो मोलर मास, है ना। तो W कितना दे रखा है, देखो 1.26 दे रखा है, क्लियर है भाई, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना दे रखा है, पाई का वैल्यू दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ दे रखा है। V कितना है 200 ml, तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर, तो ये हो जाएगा इनटू 1/0.200, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.200 हो जाएगा। कितना 0.00 जो है वो 83, और T कितना दे रखा है, T कितना दे रखा है, देखो T कितना दे रखा है यहाँ पर 300 दे रखा है ना, है ना। T कितना दे रखा है इनटू जो है वो हो जाएगा कितना 300, तो इनटू कितना कर देता हूं मैं यहाँ पर 300 दे रखा है 300 केल्विन। अब आप इसको जो है वो पूरा शॉर्ट आउट हम यहाँ पर कर लेंगे, देखो 1.26 हो गया, 2.7 इंटू 10⁻³ हो गया, 1/0 हो जाएगा, वॉल्यूम के लीटर में कन्वर्ट करेंगे, R दे रखा है, T आपको दे रखा है कितना 300। जब आप इसको पूरा शॉर्ट आउट करोगे तो मोलर मास ऑफ प्रोटीन आपका आ जाएगा 61038, ये आपका जो है वो आंसर निकल करके आता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है भाई, ये डी आंसर हमारे यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। क्लियर, चलो ये दिखा दिया मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन करके, क्लियरिटी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। हाँ, अब देखिए द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U व्हेन द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन लिक्विड इज कैरिड आउट एट अ टेम्परेचर T इज इक्वल टू, ठीक है। हमें सीधी सीधी बात है यहाँ पर जो है वो हमें डेल्टा H और डेल्टा U, ठीक है, एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में जो है जो डिफरेंस होगा उसका रिलेशन लाना है। तो हीट ऑफ कंबशन का रिएक्शन हम यहाँ पर लिख लेंगे। हेप्टेन क्या होता है C7, हेप्टेन क्या होता है बेटा, हेप्टेन क्या होता है C7H कितना 16 होता है ना, हेप्टेन C7H16, ठीक है ना, ये हेप्टेन हो गया, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, चेंज कर लेंगे इसको अपन, ठीक है। और आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन होता है तो क्या क्या बनता है, तो बनता है CO2, तो बनता है गैस में, और वाटर जो है वो होता है किसमें, लिक्विड में, है ना, लिक्विड में मानते हैं अपन। अब इसको पहले अपन बैलेंस करेंगे, तो यहाँ तो आ जाएगा कितना 7, हेप्टेन है तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर, अच्छा ये लिक्विड में है ये भी ध्यान रखो, और ये तो गैस ही होगा ये भी ध्यान रखो, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ देखिए अब हमारे पास कितना ऑक्सीजन यहाँ पर, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, ये हो जाएंगे कितने 2 14th ऑक्सीजन, 14th और 8 कितना हो जाता है 22, यानी कि मैं यहाँ पर लगा दूंगा कितना 11 O2 यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। और अगर आपको ज्यादा करना है तो आप उससे भी जा सकते हो CXHY से भी, लेकिन वो लंबा पड़ता है, यहाँ पर सीधा सीधा बैलेंस करके ही देख सकते हैं। तो देखिए अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, डेल NG निकालना है, जो कि होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो है प्रोडक्ट इन गैस स्टेट और रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना है 7 है, रिएक्टेंट कितना है 11 है, तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा 7 - 11 यानी कि आ जाएगा 4,
कितना -4 आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा U माइनस डेल NGRT। क्लियर है? तो डेल H जो है ये माइनस डेल्टा U हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप इधर लेकर के आओगे तो ये बचेगा, डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना है -4, तो आपका आंसर आ जाएगा -4 RT। क्लियर है भाई बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ओके, ए 298 क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 में ए 298 केल्विन टेम्परेचर बॉन्ड एनर्जी इज ऑफ CH CC C डबल बॉन्ड C एंड HHR 414 347 615 एंड 3 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, देन एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। तो भाई देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ तो बॉन्ड एनर्जी दे रखा है, तो बॉन्ड एनर्जी में अगर हम एंथैल्पी चेंज निकालते तो क्या करते हैं, ग्रांड टोटल ऑफ रिएक्टेंट माइनस ग्रांड टोटल ऑफ प्रोडक्ट ही करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो पहले तो आप यहाँ रिएक्शन बना लो, इसकी क्या बना लो, थर्मोकेमिकल इक्वेशन बनाने के उस टाइप की एक रिएक्शन कैसे बनेगी। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। इसमें क्या करोगे, हाइड्रोजनेशन करोगे इसका, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आप जो है वो हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो ना यहाँ पर आप, है ना, तो हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो तो क्या हो जाएगा, देख लो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH। बहुत सिंपल वे में लिख दिया मैंने रिएक्शन को, कोई घबराहट नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आराम आराम से कैलकुलेशन जो है इसमें थोड़ा सा आपको करके देखना पड़ेगा। अब देखो ये जो साइड है, देखा ना बच्चों, ये जो साइड है ये मेरी की साइड है और ये साइड मेरी कौन सी है बच्चों बता दो, ये प्रोडक्ट की साइड है, हाँ या ना बता दो। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या क्या किया, मेरे को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड इधर करना पड़ेगा, CH बॉन्ड कितने हैं, तो रिएक्टेंट की साइड क्या करना पड़ेगा बताओ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का देखो CH CC CC। ठीक है ना, ये तो हो गया, पहले मैं ऐसा लिख लेता हूं। ठीक है ना, तो CH देखो CH का कितना है भाई साहब, CH का है कितना 414 किलो जूल। समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और CC का कितना है, सिंगल बॉन्ड का कितना है, बॉन्ड एनर्जी कितना दे रखा है 347। ठीक है भाई, और अब आता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड एनर्जी आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है भाई बताओ, 615। ठीक है ना भाई, 615। और HH का जो बॉन्ड एनर्जी है वो H बॉन्ड H का जो बोल, ठीक है, तो यहां पर आपको दे रखा है 435। बस हमारे पास आ गया। अब तो हमें यही करना है कि कितने बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कितने बॉन्ड जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो बन रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो करते हैं जरा इसको, देखो सिस्टमेटिक काम करते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया, इसको करके देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, अब मेरे पास यहाँ पर कार्बन कार्बन जो है, पहले मैं रिएक्टेंट का निकालता हूं, तो कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूटेगा, यानी कि 6। मैं अब बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में निकाल रहा हूं, किसका निकाल रहा हूं मैं, डेल्टा H जो है वो बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में मैं निकाल रहा हूं, किसका, रिएक्टेंट का। क्या होना चाहिए बताओ, कौन कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 615, है ना, एक तो ये बॉन्ड टूटा। 4 जो है वो CH बॉन्ड है, इसका मतलब यहां पर 4 इंटू CH बॉन्ड का कितना बताया आपने, CH बॉन्ड का कितना है 414। ठीक है भाई, 414 हो गया, है ना। और एक HH बॉन्ड भी टूट रहा है, और HH बॉन्ड का कितना है भाई, ये हो जाएगा 435। ये टोटल जो है वो मेरे पास जो है वो निकल करके आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या करूंगा, ऐसे ही मैं जो है वो निकाल लूंगा, किसका भाई, किसका निकाल लूंगा बता दो यार, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में किसका निकाल लूंगा, अब प्रोडक्ट में क्या क्या हो रहा है कि एक तो CC बॉन्ड है, तो एक CC बॉन्ड के लिए कितना हो जाएगा, कहाँ है CC बॉन्ड, 347, लिखो 347, ये 347 हो गया। ठीक है ना, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं तो आपको एक एक पॉइंट समझा के बता रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, आप वेरी फास्ट करें, सबको जोड़ के सबको माइनस करके और उसको जो है सॉर्ट आउट कर दे। ठीक है, अच्छा, एक तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 347 हो गया। अच्छा, CH बॉन्ड यहाँ कितने बने, 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड है भाई साहब, देखो तो CH बॉन्ड के लिए कितना बोला था मैंने, 414 × 6। ठीक है ना,
तो 6 तो CH बॉन्ड है इधर और एक CC बॉन्ड है, तो CC बॉन्ड का तो कितना है 347, डबल बॉन्ड का कितना है, देखो यहाँ पर CH बॉन्ड का तो कितना है यहाँ पर 414 है, ठीक है, CC बॉन्ड का कितना है 347 है, ठीक है, और डबल बॉन्ड का कितना है 615 है, और H बॉन्ड का कितना है, H बॉन्ड का कितना है 345 है, HH बॉन्ड का, तो उधर मैंने एडी कर दिया। तो अब इसका ग्रांड टोटल कर लो और इसका ग्रांड टोटल कर लो, जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -125 किलो जूल पर मोल। क्लियरिटी है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है थोड़ा आपको हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन लिखना है, कितने ध्यान रखना यहाँ पर एंथैल्पी में आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यहाँ बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में अगर हम एंथैल्पी चेंज निकालेंगे ना तो वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आता है। क्लियरिटी है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है ये हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा 65 का आंसर कितना हो जाएगा 65 का आंसर आ जाएगा डी -1 जो है वो और 5, ठीक है। और अगर चाहो तो मैं इसको आपको बता भी सकता हूँ कि जो है इसका कितना आपका जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। ये ग्रांड टोटल आपका आता है किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, रिएक्टेंट के लिए ग्रांड टोटल आपका आता है 2706, ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए आता है आपका कितना ये 2831, ठीक है ना, ये हमारे पास जो है वो आता है, ठीक है। अब आप इसको जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2706 माइनस ये आ जाएगा 2831, ये आ जाएगा -125। चलो मैंने करके भी बता दिया है आपको, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप करोगे एग्जाम में किया होगा आपने तो आपको आ गया होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, बहुत ही जो है वो थोड़ा एक ट्रिकी क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। The enthalpy of atomization of Br2 liquid is X and bond energy of Br2 is Y kilojoule per mole. The relation between them, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कई बार जो है वो नीट में पूछे गए, ठीक है, और वैल्यू अलग अलग हो सकता है, मॉलिक्यूल अलग अलग हो सकता है, आपने जब पढ़े होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन किए भी होंगे। देखिए मैं इसको हेंस लॉ के अकॉर्डिंग भी बता सकता हूँ, 2-3 तरीके इसके बताने के, मैं सिंपल तरीका आपको यहाँ पर करके बताता हूँ कि देखिए ये Br2 है ना, Br2 लिक्विड को अगर मैं इसका एटमाइजेशन करूंगा, ठीक है, यानी कि 2B में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास जो डेल्टा एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, चेंज होगा, वो बोला जाएगा हीट ऑफ एटमाइजेशन। अरे भाई वो मुझे दे रखा है एक्स, क्या दे रखा है किलो जूल पर मोल दे रखा है, ठीक है, एक स्टेप में कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका बॉन्ड एनर्जी है, तो बॉन्ड एनर्जी में हम क्या करेंगे, लिक्विड पहले किस में कन्वर्ट होगा भाई साहब, लिक्विड पहले यहाँ पर क्या लगेगा, ये Br2 जो है R2 पहले जाएगा गैस में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा H वेपराइजेशन, ठीक है, और फिर इसको जो है हम तोड़ रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, तो ये हो जाएगा डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी, और ये आपको दे रखा है कितना Y। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप पे रिएक्शन हुआ या एक से ज्यादा स्टेप पे रिएक्शन हुआ, टोटल तो सेम ही रखना है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू करना पड़ेगा हमें डेल्टा H वेपराइजेशन प्लस Y, है ना, है स्लो आ गया यहाँ पर सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब x ग्रेटर देन क्या होगा, x में इतना प्लस करना पड़ेगा, यानी कि x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा y, यानी कि आपका आंसर जो है वो हो जाएगा कौन सा, जो है वो सी आंसर हो जाएगा, 66 में ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियरिटी है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, ठीक है ना, रीजनिंग वाला, असल रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड विद स्ट्रॉन्ग मोनो एसिडिक बेस इज ऑलवेज -57 किलो जूल पर एचाइन। जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का नाम सुना होगा आपने थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में, कि अगर एक मोल जो है, अब ध्यान से समझना भाई थोड़ा सा, है ना, कोई ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके आपको समझा देता हूं। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि जो एचाइन जो होता है, ध्यान देना बच्चा पार्टी, जो एचाइन होता है, ठीक है, और एचाइन जो होगा, और यहां पर जो है वो ओएचाइन होता है, 1 मोल एचाइन 1 मोल ओएचाइन, ठीक है, इससे बनता है 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड में, और इसमें जो हीट जो है वो न्यूट्रलाइजेशन होता है 57 होता है, फिक्स है, डाटा है, ठीक है ना। दूसरा क्या बोला है,
Enthalpy of neutralization is the amount of heat liberated when 1 mole of HIN furnished by acid combined with 1 mole of OH furnished with by the base from form 1 mole of water. बराबर है, क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या आएगा, 1 मोल HIN आएगा, यहाँ पर 1 मोल जो है वो OH आएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट है, न्यूट्रलाइजेशन -57 होता है, और जो है वो HIN और OH के कॉम्बिनेशन से 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल बनता है, वही हमारा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी होता है। तो बोथ A एंड R करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमारा हो जाएगा, यानी कि 67 का हम ऑप्शन चूज करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या चूज करने वाले हैं, A करेक्ट है, R करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसका मतलब A एंड R, ठीक है ना, करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, तो इसका आंसर जो है वो बोथ A, ठीक है, बोथ A आर करेक्ट, बट ठीक है करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्लियर। चलो, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, ए वाला आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, 67 का आंसर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, देखना बच्चों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इंक्रीज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब देखो भाई, इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट यहाँ पर लग गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पर है, और वो बोल रहा है डज नॉट, बच्चों ने बहुत गलती कर देते हैं बच्चे पढ़ने में, डज नॉट पूछा है। अब डज नॉट जो है वो तभी ऐसा हो सकता है अगर डेल, ठीक है ना, डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो, तो फिर ये कंडीशन अप्लाई हो जाती है। आप सोचो देखो, ठीक है, अगर डेल्टा एन का वैल्यू 0 हो तो टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो है वो वॉल्यूम चेंज करने पर इक्विलिब्रियम पर नंबर ऑफ मोल्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हमें यहाँ पर ऐसी रिएक्शन ढूंढनी है जिसमें डेल्टा एन का वैल्यू क्या हो। में देखो, ये गैस है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, अच्छा ये क्या होता है, प्रोडक्ट बन रिएक्टेंट होता है, तो इधर कितने 4, इधर कितने हैं 2, तो यहाँ पर डेल एन का वैल्यू 0 नहीं है, डेल्टा एन का वैल्यू। यहाँ देखिए, यहाँ ये गैस है, ये गैस है, ये यहाँ पर आपको जो है वो क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए, अगर इसको वैसे सॉलिड होना चाहिए था, कार्बन या अगर गैस भी है, अच्छा ग्रेफाइट दे रखा है यहाँ पर आपको, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एक ये हो गया, और यहाँ पर एक, और ये कितना हो गया, तभी डेल एन का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, O2 और H2O, तो यहाँ पर भी हमारे पास डेल्टा एन का वैल्यू 0, यानी कि कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जहां पर डेल्टा एनजे का वैल्यू हमारे पास क्या हो 0, क्योंकि उसे क्या बोला है, इन विच ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज इन द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर डज नॉट इफेक्ट द नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन के लिए डेल्टा एन का वैल्यू हमें क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो किसी भी रिएक्शन में नहीं है, यानी कि आपका आंसर जो है वो हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। यहाँ कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो, हाँ अगर यहाँ कार्बन जो है वो सॉलिड मिलेगा, ठीक है, कार्बन सॉलिड भी होता तभी जो है वो कंडीशन फुलफिल लिखा है, तभी यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है। तो पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पर ये है कि डेल्टा एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर बच्चों। 68 का जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, डी वाला आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन आइस वाटर सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल लीड टू। अब देखिए आइस वाटर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, है ना, ये क्वेश्चन जो है वो ली चार्टेल प्रिंसिपल का एक तरह से क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल जो है, पर H2O, ठीक है, ये मेरे पास हो गया, यानी कि आइस, सॉलिड ले लेता हूं मैं यहाँ पर, सीधा सीधा लिख देता हूं यार, छोड़ो आइस, आइस, ठीक है, प्लस आप क्या दोगे, इसको यहाँ पर हीट दोगे, वाटर में कन्वर्ट होगा, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, ये मेरे पास यहाँ पर एक कंसेप्ट आ गया। अब भाई देखो, ठीक है ना, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर जो आइस होता है, ध्यान से समझना भाई, आइस जो है उसका डेंसिटी जो है वो कम होता है, नहीं होता है, बताओ, डेंसिटी कम होता है किससे, वाटर से। यहां पर डेंसिटी लो, लो डेंसिटी, और ये हाई डेंसिटी, यहां लिख लो पहले पूरा पूरा, है ना। अच्छा, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है, गिवन टेम्परेचर बाइस का वॉल्यूम अगर वाटर कंपेरिजन करते हैं तो, और यहां पर वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, कम, ठीक है, मोर वॉल्यूम लेस वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम कम है, यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए डेंसिटी प्रेशर वॉल्यूम 3 के रिलेशन से हम शिफ्ट बता सकते हैं कि किधर शिफ्ट होगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वो देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन आइस वाटर सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल लीड टू,
नो इफेक्ट ऑन दैट इक्विलिब्रियम, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों में जो है अलग अलग आ रहा है, ठीक है। यहां देखो अ डिक्रीज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अच्छा एंट्रोपी का देखो, एंट्रोपी क्या होता है, सॉलिड का एंट्रोपी जो है वो क्या होता है, कम होता है, और लिक्विड का एंट्रोपी जो है वो ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ लिक्विड जा रहा है। अब आप जानते हो कि एंट्रोपी जब जो है वो आइस जो है वो लिक्विड में जाता है तो एंट्रोपी बढ़ती है, बढ़ती ही नहीं बढ़ती, बढ़ती है ना। तो यहाँ तो डिक्रीज हो रहा था, यानी कि ये पॉइंट भी गया और ये वाला पॉइंट भी गया, है ना। अब अ शिफ्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये हमें जो है वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इसका क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर, इंक्रीज इन प्रेशर, जब आप यहाँ पर प्रेशर बढ़ाओगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा, कम। यानी कि ली चार्टेल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी हम कोई चेंज करते हैं इक्विलिब्रियम पर, तो इक्विलिब्रियम अपने आप उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिससे कि उस जो हमने चेंज किया है उसका इफेक्ट मिनिमाइज या नलिफाई हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है भाई। तो यहाँ पर प्रेशर है तो प्रेशर के इफेक्ट को ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। इसका मतलब यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या है, कम है, वॉल्यूम कम के डायरेक्शन में ये क्या करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है अब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी जो है वो बढ़ेगा। इसका मतलब ये सिस्टम में अगर हम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ये पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होगा उधर जिधर वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। या फिर यूं कहें डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि आप कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर जो है वो बढ़ा रहे हो, तो उसका मतलब आंसर हो जाएगा शिफ्ट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियरिटी है, तो प्रेशर, वॉल्यूम और डेंसिटी के तीन के कंबाइंड कंसेप्ट से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर बच्चों, 69 का आंसर कितना आ जाएगा, 69 का आंसर आ जाएगा आपका सी आया होगा, आपने एग्जाम दिया होगा तब, ठीक है। चलो यहां भी देखिए, द नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक एंड इट्स पीएच वैल्यू इज 5.6 बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए इसमें एक क्वेश्चन तो पीवाईक्यू का ही दिया है मैंने, ठीक है, क्या कि उससे एक बात तो यही पूछ लिया कि एसिड जो रेन होता है, ठीक है ना, मतलब जो रेन वाटर का जो पीएच होता है वो नीट के जो मेडिकल में क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर कर दिया है कि पीएच जो है वो कितना होता है, 5.6। ये तो उससे पिछली बार पूछा, लेकिन क्यों होता है, क्या रीजन है, ठीक है। तो भाई साहब क्या होता है कि जो रेन में क्या होता है, जो वायु एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर वायुमंडल में जो है वो CO2 जो होता है वो क्या होता है, वो H2O के साथ रिएक्ट कर जाता है, या इसमें डिजोल्व हो जाता है, रिएक्ट तो नहीं बोलेंगे, डिजोल्व होना ज्यादा बेटर रहेगा, या रिएक्शन बोल दो, व्हाटएवर, ठीक है। तो ये बन जाता है H2CO3 जो कि एक वीक कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, और इसका जो है ये यहाँ पर जो है इसका हम बोलेंगे H+ आयन प्लस HCO3 माइनस, इस प्रकार का डिसोसिएशन वहां पर देखने को मिलता है। इस वजह से इसका जो है वो एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक होता है, पीएच जो है वो 5.6 होता है, और ड्यू टू द जो है डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन H2O, मतलब जो है वो वाटर और जो है वो CO2 के डिसोल्यूशन, मतलब जो है वो वहां पर उस पे के रखो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, 8। क्लियर भाई साहब, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा 70 का आंसर आ जाएगा यहाँ पर हमारा कौन सा, 8। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा पार्टी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl विद अ pH ऑफ 1 टू क्रिएट एन एक्वा सॉल्यूशन विद pH ऑफ 2, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ आप चाहो तो मोल कंसेप्ट का भी है, ये चाहो तो इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन है, दोनों का ही तो है। देखिए अब वो क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन हमारे पास है जिसका पीएच हमारे पास कितना है भाई, 1 pH है, और इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है भाई साहब, 1 लीटर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है ना। अब देखो यार pH 1 है, किसका है, कौन सा सॉल्यूशन है, HCl का एक्वा सॉल्यूशन है, हाँ है ना, बताओ, देखा ना, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl वाटर में घुला हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, pH 1 है, इसका मतलब होगी HCl की, याद करो pH 1 है तो HIN का जो कंसंट्रेशन होगा वही HCl का होगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.1, और ये इसको मैं M1 मान लेता हूं। इसको V1 करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं तो सिंपल सा तरीका यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ये 1 लीटर हो गया, ठीक है ना। अब दूसरा सॉल्यूशन हमने इसको डाइल्यूट कर दिया, वही तो बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। अब डाइल्यूट ही कर रहे हैं हम इसको, डाइल्यूट करने के बाद हमने क्या देखा कि इसका जो pH है वो कितना हो गया भाई, इसका 2 हो गया, फिर वही बात pH 2 हो गया
तो जो है वो एचाइन कंसंट्रेशन मतलब HCl का जो नया कंसंट्रेशन है वो हो गया 0.1 हो गया। क्या हो गया 0.1, क्योंकि एचाइन क्या होता है, पीएच क्या होता है माइनस लोग एचाइन कंसंट्रेशन ही तो होता है ना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम पहले क्या निकाल लेंगे, पहले निकाल लेंगे हम यहाँ पर V2, एक तरह से डाइल्यूशन का क्वेश्चन बना दिया मैंने ये, ठीक है। तो M1V1 इक्वल टू हो जाएगा V2, तो V2 इक्वल टू आपका आ जाएगा भाई साहब कितना, M1 कितना है 0.1 है इंटू 1 डिवाइडेड बाय कितना है, बोल दो 2, 0 पॉइंट कितना कितना है 0.0, M2 कितना है, M2 कहाँ गया M2, ये रहा M2, ये वाला M2 कितना 0.01, ठीक है। सॉर्ट आउट करेंगे इसको, 10 लीटर आ जाएगा ये, 10 लीटर आंसर नहीं होगा। क्यों से क्या पूछे, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर, मतलब 1 लीटर तो पहले ही था, अब 10 लीटर हो गया फाइनल, यानी कि अब आपने कितना ऐड किया वो देखना है ना आपको, तो है ना। तो एडेड कितना हो जाएगा, एडेड वाटर कितना हो जाएगा बता दो, 10 माइनस 1 यानी कि 9 लीटर, है ना। चलो तो V2 माइनस V1, ठीक है। तो V2 कितना था 10 आ गया, पहले कितना था 1, कितना 9 लीटर, मतलब 9 लीटर पानी आपने जो है यहाँ पर उसको क्या किया है, बोल दो यार ऐड किया है। हाँ, तो इस कंडीशंस में आपका जो आंसर हो जाएगा वो अब हो जाएगा कितना, यहाँ पर ए आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर बच्चों, V1 कितना था 1 लीटर, V2 कितना आ गया 10 लीटर, कितना ऐड किया करना पड़ा 9 लीटर। चलो ये क्वेश्चन हमारा 9 लीटर आंसर हो जाएगा 71 का ए। आया बच्चों यहां तक समझ में। चलो अब क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लेते हैं, ठीक है। A vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0. Some of the CO2 is converted into CO, carbon monoxide, on the addition of graphite. If the total pressure at equilibrium is 0.8 atm, then value of Kp is, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल सा जो है वो एक कंसेप्ट है यहाँ पर, कि जब भी हम आपको पता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रेफाइट या कार्बन या चारकोल में अगर हम पास करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब CO2 को अगर मैं कार्बन में, वो ग्रेफाइट में या चारकोल में अगर आप पास करते हो तो वो जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में इस प्रकार कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है भाई। अब वो क्या बोल रहा है कि इस कंटेनर में इनिशियल जो प्रेशर है T=0 पर वो है 0.5, तो ये तो 0 होगा, है ना। अब इक्विलिब्रियम पर क्या हो रहा है कि 0.5 माइनस ये तो हो जाएगा P, और ये हो जाएगा कितना 2P हो जाएगा, हाँ या ना बताओ, है ना। अब इन सबका प्रेशर, क्योंकि ये भी गैस है यहाँ पर देखो, है ना, और ये भी यहाँ पर गैस है, ये तो सॉलिड है तो इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। अब टोटल प्रेशर कैसे होता है, ठीक है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर भी यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसका प्रेशर तो टोटल प्रेशर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल प्रेशर जो है उसने, देखो पढ़ो क्वेश्चन में कितना दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर हो जाता है 0.8। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका सीधा सीधा मतलब बेटा ये है कि 0.5 माइनस P, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम, प्लस 2P जो कि पार्शियल प्रेशर है किसका, CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का इक्विलिब्रियम पर, और इन सबका सम है कितना, इसका 0.8 है भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पर जो P आ जाएगा वो आ जाएगा 0. कितना 3 आ जाएगा, चेक कर लो भाई एक बार, ठीक है ना। P से P कैंसिल, 0.2 जाएगा 0.3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर जो है इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो मैं यही लगा देता हूं भाई, जो है ना Kp इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर O स्क्वायर पार्शियल प्रेशर ऑफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या CO2, कार्बन तो आएगा ही नहीं, चार जो भी वो तो आएगा ही नहीं, है कि नहीं। चलो इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2P पार्ट, ये कितना है 2P, 0P कितना है, ठीक है। तो Kp हमारे पास हो जाएगा, मैं यहीं पर सॉर्ट आउट कर दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा ना, इनटू इसको स्क्वायर होगा, तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ 0.6, 2 बार लिख दिया मैंने, तो घबराना मत ज्यादा, है ना। वो ये हो गया टोटल सॉर्ट आउट, और कितना हो जाएगा
यहाँ पर हमारे पास 0.5 माइनस पी 0.3, तो 0.5 माइनस माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब आप इसको जब सॉर्ट आउट करोगे तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट 3 टाइम्स चला जाएगा, ये तो चला गया 3 टाइम्स, इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो 1.8 जो है वो एटीएम आपके पास जो है वो आ जाएगा। 1.8 एटीएम है क्या, जरा देखो तो, हाँ ये रहा, ये आंसर हो गया हमारा कौन सा, ए आंसर हो जाएगा 72 का। ठीक है बच्चा, चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर NH4OH and 0.1 molar NH4Cl has pH 9.25, then pKb of NH4OH, बेस का pKb निकालना है ना, है कि नहीं। तो अब देखो यहाँ कुछ दिख रहा है क्या आपको, यहाँ जो मिक्सचर बन रहा है उसमें क्या है, मिक्सचर में है NH4OH है और यहाँ पर है कौन सा NH4Cl का मिक्सचर है। अब देखिए ये हम बेस है और उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट है, यानी कि ये जो हमारा कॉम्बिनेशन आ गया, याद करो आपको देखते बन गया होगा कि यार ये तो बेसिक बफर हो गया, आगे नहीं हो गया, बताओ बेसिक बफर क्या हो गया भाई, ये बेसिक बफर हो गया। और बेसिक बफर का जो है वो हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, 14th माइनस pH इक्वल टू pKb, ठीक है, प्लस लॉग सॉल्ट, यहां पर क्या एसिड है ना। अब सोल्ट का और एसिड का तो एक एक सेम कंसंट्रेशन दे रखा है, मिली इक्विवेलेंट जो है वो सेम दे रखे हैं। ठीक है, तो 14th में से कितना हो जाएगा, यहाँ पर pH कितना दे रखा है 9.25, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा pKb प्लस ये तो जो है वो 0 कितना है हमारे पास, देखो जरा ये 0.1 है, NH4Cl जो है ये कितना है, NH4Cl कहाँ गया ये, और 0 बेस भी कितना है, यहाँ पर क्या है बेस, एसिड की जगह बेस है ना बेटा, बेस है ना। चलो तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 0.01, ठीक है भाई, बेसिक बफर में सॉल्ट अपन बेस आता है, ठीक है, कॉन्जुगेट जो है वो आप उसको ऐसे बोल सकते हो। अब यहाँ देखिए अब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो 16 माइनस जो है वो 9.4 जो है वो कितना होता है, जरा देखो 4.75, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका pKb का आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी 9.25 जो कि हो जाएगा 4.75, मतलब आंसर आ गया आपका कौन सा, बी वाला आंसर आ गया। कोई दिक्कत, आगे बढ़ो। चलो बच्चों, विच ऑफ दीज लिस्ट लाइकली टू एक्ट एज ए लेविस बेस पूछा है भाई उसने, लेविस बेस है ना, लेविस बेस में क्या होना चाहिए, सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर होना चाहिए या उसका इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी होना चाहिए। अब लिस्ट ये आपका PYQ का क्वेश्चन है, AIPMT नीट 2, ठीक है, देखा आप PYQ में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको जानबूझ के जो है उसमें थोड़ा सा जो है डाला है कि यार ये क्वेश्चन में देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइक, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल मैंने चेंज किया यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए अब हमारे पास क्या है, ये बेस यहाँ पर ये इसका है, यहाँ पर देखिएगा ये हमारे पास लेविस एसिड है, और लेविस एसिड है तो यहाँ पर लिस्ट लाइकली एक्ट एज ए लेविस, ठीक है ना, लिस्ट बोला है उसने, तो आपका आंसर जो होगा ना वो बी होगा, ध्यान रखना, इनमें से ऐसा मत कर देना ये भी बेस ये ऐसा, यहाँ पर जो है वो BF बोरोन ट्राई फ्लोराइड, यानी कि 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 75, मैच द एंट्रीज ऑफ कॉलम फर्स्ट विद एप्रोप्रिएट एंट्रीज ऑफ कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर आपको मैंने वांटा फैक्टर का वैल्यू दिया है, ठीक है, रिलेशन दिया है, मतलब वैल्यू तो क्या, और यहाँ पर कि अगर वांटा फैक्टर का या इस टाइप इस रेंज में वैल्यू आता है तो उस सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या होगा, नॉर्मल, एबनॉर्मल, या जो है वो कुछ भी नहीं, तो सिंपल होता है ना। हम क्या करते हैं, वांटा फैक्टर क्या करता है, वांटा फैक्टर जो है वो सॉल्यूशन के एबनॉर्मल बिहेवियर को जो है वो एक्सप्लेन करने का एक पैरामीटर होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा वांटा फैक्टर की कंडीशन में, तो पहली कंडीशन क्या है, I greater than 1। अब देखिए I greater than 1 कब आता है,
आई का ग्रेटर देन 1 जब आता है जब डिसोसिएशन होता है। ध्यान रखो भाई, डिसोसिएशन में आई जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है, यानी कि फर्स्ट जो है वो ग्रेटर देन 1। डिसोसिएशन कहां पर है? डिसोसिएशन कहां पर है? यानी कि फर्स्ट का तो जो है वो आ गया क्या, क्यू में लिखा हुआ है, देखो देयर इज डिसोसिएशन, है ना। आई लेस देन 1 कब आता है? जब एसोसिएशन होता है वांटा फैक्टर के टर्म्स में, ठीक है। यानी कि आई सेकेंड एसोसिएशन, यानी कि 2 क्या आ रहा है? 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा कौन सा? पी वाला आ जाएगा। 2 क्या आ जाएगा बेटा जी? पी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई इक्वल टू 1, आपको देखा होगा आई इक्वल टू 1 हम कब मानते हैं? जब ना तो नॉर्मल बिहेवियर, मतलब दो तरह के बिहेवियर होते हैं सॉल्यूशन के, नॉर्मल बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर में आई इक्वल टू 1, मतलब वहां पर ना तो एसोसिएशन होगा ना डिसोसिएशन होगा। लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर में, ठीक है, अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है, तो आई लेस देन 1 होगा। इसका मतलब आई इक्वल टू 1 है तो नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन, मतलब वो नॉर्मल जो है वो कंडीशन में रहेगा। यानी कि थर्ड जो रहेगा उसका जो मैचिंग आ रहा है वो आ रहा है क्या? एस आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? एस आ रहा है। और आई इक्वल टू 0 पॉसिबल ही नहीं है भाई। आई इक्वल टू 0 का वैल्यू पॉसिबल हो सकता है कि आपने इतना पूरा चैप्टर सॉल्यूशन क्वालिटेटिव में पढ़े, 0 इक्वल टू, यानी कि वो इम्पॉसिबल है। तो यहां पर जो फोर्थ आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास क्या? फर्स्ट क्यू, फर्स्ट पी आ रहा है, फर्स्ट एस आ रहा है, फर्स्ट आर आ रहा है, फर्स्ट क्यू यहां आ रहा है, फर्स्ट क्यू 2p 3s 4r, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी, ठीक है। अब ये आपका जो है वो सॉल्यूशन यहां पर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगर होता है तो, ठीक है ना, ठीक है। थैंक यू बच्चों। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ये है MT10 के सॉल्यूशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 केमिस्ट्री में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंपाउंड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट, मतलब ट्रांजिशन मेटल की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट सामान्यतः किन कंपाउंड्स में मिलती है, ठीक है। तो इसका जवाब है बेटा फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। एक्चुअल होता क्या है कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाईयर होती है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे से। वाले मेटल से जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनके डी और एस दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करा सकते हैं। तो जनरली ऑक्साइड्स में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती, ठीक है। हमने बहुत अच्छे से देखा है MnO4 माइनस आयन बनता है, ठीक है ना। MnF7 भी बनता है, मतलब +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स में बड़ी आसानी से मिलती। तो इसका जवाब है ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिंक CD इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल पैटर्न क्या होगा। तो एक कोई भी ले लो आप, जिंक का ले लो। जिंक का क्या होता है? 3d10 4s2, ये तो पूरा फुल होता है। जिंक के नीचे आता है CD और CD के नीचे आता है Hg। तो इन सब का इसका आएगा 4d10 5s2, इसका आएगा 6d10 और 7s2। तो इसका आंसर हो जाएगा A, n-1d10 NH2, ठीक। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल ऑफ क्रोमियम 2+ आयन, Mn2+ आयन और Fe2+ आयन के XYZ है, इनके ऑर्डर बताना है, किसका ज्यादा जो है मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा आता है, ठीक है। तो बस सिंपल हमको क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात करना है। क्रोमियम का हम EC बनाते हैं, तो क्रोमियम का जो नॉर्मल EC आता है न्यूट्रल एटम का, वो आता है 3d5 4s1। अब इसमें से आपने 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर दिए तो ये बचा 3d, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहे? 4। दूसरा देखते हैं Mn2+। तो Mn का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूं, तो ये आता है 3d5 4s2 और इसके 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के बाद ये बना हमारा 3d5। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहे और लास्ट है Fe2+। तो Fe2+ के लिए पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो ये आएगा 3d6 4s2, ठीक है। और इसके +2 का बनाएंगे, सो दैट 6, और 3d6 को अगर मैं फिल करके दिखाऊंगा आपको तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड ये 6। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर आ जाएंगे?
4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर आ जाएंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर आ जाएंगे तो क्या होगा, क्रोमियम 2+ और Fe2+ के जो है इक्वल हो जाएंगे, और जेड का सबसे जो Mn2+ है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। Mn2+ को हमने इनने y बोला है, यानी y सबसे ज्यादा होगा और z और x बराबर, डी पर जाना चाहिए, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। The orange color of K2Cr2O7 and purple color of KMnO4 is due to, डेफिनेटली जो है K2Cr2O7 और KMnO4 में जो कलर्स आते हैं, ठीक है, अब ये चेक करना पड़ेगा इनके जो सेंट्रल एटम है क्या इसमें कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो Mn में अगर हम देखते हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और +7 है तो Mn के आउटर शेल में जो है 3d5 और 4s2 तो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो ये तो सातों चले जाएंगे, जब बॉन्ड में सातों चले जाएंगे तो फिर इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा काय के लिए, कलर के लिए। फिर कलर आ रहा है, फिर कलर क्यों आ रहा है, कलर इसलिए आ रहा है कि MnO4- आयन का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, MnO4- आयन का स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इसमें और इससे इसमें, फिर यहाँ पे जब जो माइनस आएगा वो ट्रांसफर होके इसमें और यहाँ से इसमें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर और फिर इस O में, इस तरह से ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते रहेंगे। मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होता रहेगा कहाँ, पूरे कंपाउंड के अंदर ट्रेवल करता रहेगा, तो चार्ज ट्रांसफर इसका कारण हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अगर मैं K2Cr2O7 में देखूं तो K2Cr2O7 के अंदर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट भी +6 है, और इसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी देखें तो क्रोमियम का क्या बनता है 3d5 और 4s, तो ये भी 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है चले जाएंगे। तो Cr2O7 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ये नहीं है ना, ये एक माइनस इधर और एक माइनस इधर, इसमें भी ये जो माइनस है सेंट्रल एटम में ट्रांसफर होगा, सेंट्रल एटम में ट्रांसफर होगा और इस पे जाएगा, ये माइनस ट्रांसफर होकर इस पे Cr से O और O पर जाएगा, तो इसके भी कुछ रेजोनेटिंग टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो डेफिनेटली दोनों में चार्ज ट्रांसफर ही रीजन है। कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता अगर तो फिर हम बोल सकते थे कि डी ट्रांजिशन होता है। कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ना K2Cr2O7 में आ रहा है ना ही KMnO4 में आ रहा है। अच्छा, जो अगला सवाल है हमारा उसको भी देखते हैं। अगला सवाल हमारा डाइक्रोमेट आयन के स्ट्रक्चर को लेके, तो बैक पे जाते हैं और थोड़ा डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर एक बार। यहाँ पे क्या होगी, लोन पेयर, ठीक है ना। और अगर यहाँ से देखूं मैं तो हाइब्रिडाइजेशन इस ऑक्सीजन का आएगा sp3, तो ये वेंट वी शेप बनाएगा, ठीक है। बाकी सिमेट्रिक इधर है स्ट्रक्चर और सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इधर है, ठीक है। तो ये देखिए क्या कह रहा है हमसे, डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो नॉन लीनियर होगा लेकिन सिमेट्रिक COC Cr बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं सवाल पे। नेक्स्ट है क्रोमाइट और पायरोलुसाइट, और ये तो याद करने का मटेरियल है। पायरोलुसाइट जो है होता है आपका MnO2, और क्रोमाइट होता है FeCr2O4, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, ठीक है। तो याद करने का मटेरियल है। 81 का आंसर की में भी बी है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बाइडेंटेट लिगेंड कौन सा है, बाइडेंटेट मतलब कम से कम जिसमें 2 लोन पेयर हो जो हम दे सकें, बाइडेंटेट मतलब के सेट हो जो लिगेंड है वो सेंट्रल मेटल को डोनेट कर सके। तो 2 लोन पेयर के सेट, देखो 2 लोन पेयर के जो सेट बनेंगे, तो एक तो ये जो है बाइडेंटेट लिगेंड है, COO-, ये आपका एक बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो बाइडेंटेट लिगेंड है इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following complex has square planar structure? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर अपने को देखना है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए DsP2, ठीक है। तो चेक करते हैं सबसे पहले निकिल, इसमें निकिल 2+ स्टेट में है तो निकिल का बनेगा 3d8, ठीक है। 3d8 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कुछ इस तरह से 1 2 3
4 5 6 7 8, ये आपके 5 2 7, ये आपका 3D8 का डिस्ट्रीब्यूशन। साइनाइड की आदत क्या होती है, करवाता है बैक पेयरिंग, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। साइनाइड जो है बैक पेयरिंग कराएगा तो ये भी इसमें पेयर करा देगा ये। तो ये पेयर होने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो डेफिनेटली जो CN अपने 4 CN मोनोडेंटेड लोन पेयर देगा तो इसमें आएगी, अगली लोन पेयर देगा तो अगली में आएगी, अगली लोन पेयर देगा तो जो P है नेक्स्ट वन में आएगी। तो इसी में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन पाए जाने के कारण हमारा ये ही आंसर है, बाकियों को चेक करने की भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट पे आते हैं, CuSO4 डिसॉल्व इन NH3 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, तो ये होता है क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट, इसका कलर होता है ब्लू कॉम्प्लेक्स होता है और ये बहुत फेमस कॉम्प्लेक्स है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है, P ब्लॉक में भी था, NCERT में नाइट्रोजन फैमिली के अंदर दिया हुआ अमोनिया की रिएक्शंस में, ठीक है ना। तो कॉपर क्यूप्रा, ये हमारा इसका सही जवाब है। CuSO4 जब NH3 के साथ घुलता है तो क्यूप्रा अमोनियम सल्फेट बना लेता है, नीले कलर का कॉम्प्लेक्स है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला हमसे पूछा गया है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को देख लेते हैं एक बार। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होगा तभी तो उसका IUPAC बना पाएंगे। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO, ये इस तरह का फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। और ये जो आयरन के साथ NO का कॉम्बिनेशन, ये हमेशा NO प्लस फॉर्मेट में होता है, ये ध्यान देना खास तौर से। तो ये 1 प्लस और ये 2 प्लस, ठीक है, मिलके बने टोटल 3 प्लस, ये 5 बने माइनस, तो ये Fe2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इसका नाम नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, तो सोडियम पेंटासाइनो बिल्कुल सही है, और NO प्लस को नाइट्रोसिल कहेंगे, और फिर फेरेट 2, 8 लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स ये मतलब जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो नेगेटिव आयन बना रहा है, तो 8 लगेगा और 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला ही वाला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ओके। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 86 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 में हमसे कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी और डायमैग्नेटिक भी हो नेचर में, मतलब इसमें अंदर वाला ऑर्बिटल भी इस्तेमाल हुआ हो और कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसा अपन को सेट देखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ZnNH3 का होल 6 2 प्लस नहीं है, ये सिंगल प्लस है ना, सिंगल प्लस बचेगा अगर, तो ये क्या हो जाएगा Zn सिंगल प्लस, यानी कि सीधी बात है 3D10 आ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर रहने ही वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। निकेल का देखते हैं, 3D8 बनेगा इसमें, 3D8 में भी अनपेयर रहने वाले हैं। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है नहीं कि बैक पेयरिंग कराएगा। क्रोमियम 3 प्लस करेंगे तो इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर बचने वाले हैं, है ना। इसी के अनुसार चलते हैं। ये इसको देखो ध्यान से जरा, कोबाल्ट 3 प्लस, ठीक है। पहले कोबाल्ट का बनाओ 3D7 और 4s2, ठीक है, 3D7 और 4s2, ठीक है। कोबाल्ट जो 3 प्लस होगा इसको ध्यान से देखते हैं, उसका जो कोबाल्ट 3 प्लस होगा इसको ध्यान से देखें। कोबाल्ट 3 प्लस में 2 तो ये चले गए और 1 ये चला गया, बराबर है, 2 तो ये चले गए और 1 ये चला गया, तो ये बचा 3D6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इसका एक इसकी स्थिति बची, ठीक है। तो अपने को चाहिए है 6 के लिए अपने को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए D2sp3, ठीक है ना, ये अपने को हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो ये इसके साथ पेयर हो जाएगा और ये इसके साथ पेयर होके यहां से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 ऑर्बिटल अपने वैकेंट निकल आएंगे, ठीक है। तो 2 ऑर्बिटल वैकेंट निकल आएंगे। हमको पता है कोबाल्ट 3 प्लस और NH3 का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि ये सिचुएशनल लिगेंड है, NH3 CO के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 CO के साथ CO3 प्लस के साथ स्पेशली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये बैक पेयरिंग कराता है। ये एग्जांपल्स हमने बहुत सॉल्व किए हुए हैं। दोबारा देख लीजिए, CO का जो +3 का EC बनेगा वो बनेगा ये इन प्रेजेंस ऑफ NH3, 1 2 3 4 5 6, ये 2 ऑर्बिटल आपके खाली रहने वाले हैं। चूंकि 2 ऑर्बिटल खाली रह जाएंगे, ठीक है, तो D2 और उसके बाद जो है D के तो ये हो गए और बाकी के जो
और लोन पेयर्स आएंगे वो S और P में चले जाएंगे। तो अपने पास प्रॉपर स्पेस है इसमें, तो ये आंसर हमारा होना चाहिए। इसमें कोई भी मैग्नेटिक भी रहेगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमसे पूछा जा रहा है विच इज फॉलोइंग कंसीडर्ड टू बी एंटी कैंसर। एंटी कैंसर होता है सिस्प्लेटिन। क्या होता है? सिस्प्लेटिन। तो देखो इसमें सिस स्पीसीज कौन सी, ये ट्रांस हो गई, ये तो है ही नहीं सिस्प्लेटिन, ये भी नहीं है, ये आपका सिस्प्लेटिन है। सिस मतलब एक ही साइड दो समान ग्रुप उपस्थित हो, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डी ब्लॉक इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अच्छा, डी ब्लॉक के जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनते हैं, मान लो ये डी ब्लॉक का कोई कंपाउंड है, इसमें हमने नाइट्रोजन या हाइड्रोजन की इंप्योरिटी जो है अगर एंटर करा दी कहीं से, ठीक है, तो इसमें क्या क्या फर्क पड़ता है, ये 4-5 पॉइंट एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं कि दे आर, इससे हार्डनेस बढ़ जाती है, ठीक है, इनके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाते हैं, मेटालिक कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, लेकिन ये केमिकली रिएक्टिव नहीं रहती, ये केमिकली इनर्ट हो जाते हैं। तो ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है जो यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89 और ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमसे सिंपल से सवाल पूछा गया है कि Ba2+, Sr2+ और Ca2+ आयंस को कौन से ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होते हैं, इस तरह से होते हैं क्लासिफिकेशन। ग्रुप्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। तो जो 0 उसमें तो आता है NH4+ आयन, बराबर है, अमोनियम आयन आता है, और इस तरह से बढ़ते हुए ग्रुप 4, ग्रुप 5 तक आते हैं हम। ग्रुप 5 पर आता है हमारा बाहर सरक, मतलब Ba, Sr2+ और Ca2+ आयन, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आते हैं। विच एटॉमिक नंबर बिलोंग फ्रॉम एक्टिनोइड सीरीज। सबको पता है कि 190 से 103 कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एक्टिनोइड्स। 89 AC होता है, ठीक है, और ये लेंथ La का होता है, लास्ट एक्टिनोइड सीरीज का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो चलो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपन, जब भी मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे। चलिए बाय।